भाई जो कुछ भी मैंने आपको कल कराया था सेंटर ऑफ मास के मोशन में, तो लास्ट एक टॉपिक था ना कि एक्सटर्नल फोर्स ही सेंटर ऑफ मास को मूव करा सकती है, इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक आध न्यूमेरिकल देखो जरा, काम आएगा बहुत ही। इस पर एक क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ मास m नहीं, मैं तेरी एप्लीकेशन में से एक ये न्यूमेरिकल करा दूं उसके बाद। स्टैंड्स ऑन अ वुडन प्लैंक of mass capital M floating on a river as shown in figure। क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लीजिए, फिर इसको हम रब करेंगे। as shown, the man starts walking on the plank towards the bank, river bank। When the man reach the end A of the plank, by how much distance has the plank moved? चलिए इसको फिर स्टार्ट करते हैं। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए ये रिवर बैंक है, इस रिवर बैंक से बिल्कुल अटैच्ड होकर एक प्लैंक रखा हुआ है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के बिना नहीं कर सकता, आप लोग मुझे बताते रहोगे, मैं बस लिखता रहूंगा। तो ये एक वुडन प्लैंक है, ये वुडन प्लैंक है का, और इसके ऊपर ये मैन यहाँ खड़ा हुआ है, ये मैन। हाँ सॉरी,
सो ये रिवर बैंक है, यहाँ मैन खड़ा हुआ है, ये प्लैंक है, लेंथ ऑफ द प्लैंक इज कैपिटल है। वो आपसे कहता है कि मैन टुवर्ड्स द रिवर बैंक चलना शुरू करता है। भाई अगर आप बोट का एग्जांपल ले लो, एक बोट फ्लोट कर रही है, आप बोट में खड़े हुए, जैसे जैसे आप बोट में आगे जाओगे वो बोट पीछे मूव करती है। मतलब ये शायद बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, सबने ऑब्जर्व करा हो। अगर आप एक बोट ले लो या कुछ भी ले लो, आप आगे मूव कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म पीछे चलता चला जाएगा। तो उसमें भी यही होगा कि पहले तो प्लैंक यहाँ था, अब ये रिवर बैंक है, अब जैसे ही ये मैन आगे आएगा, दूसरे एंड पर आएगा, तो ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक कुछ पीछे चला जाता है। ये रिवर बैंक है, ये प्लैंक कितना पीछे गया आपको ये कैलकुलेट करना। तो डेटा आपको दिया हुआ है, प्लैंक का मास कैपिटल एम दिया है, मैन का मास कैपिटल एम स्मॉल एम है, प्लैंक की लेंथ कैपिटल एम है, आपको डिसाइड करना है कि ये एक्स कहाँ जाए। दैट इज द क्वेश्चन। अब मुझे ये क्वेश्चन समझ में आया सबके? यस नो हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन आया? यस सर। क्वेश्चन आया। तो अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो नेक्स्ट देखिए। अब एक बात बताओ, यहां जो आपका सिस्टम है, यहां पर आपका सिस्टम क्या है? यहां आपका सिस्टम है प्लैंक प्लस मैन। आपका जो सिस्टम है दैट इज प्लैंक प्लस मैन। अगर मैन प्लैंक पे चलना शुरू करता है, चलो चलेगा तो बाद में, पहले यहां सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, इसे मैं कह रहा हूं इनिशियल स्टेट, और इसे कह देते हैं ये आपकी फाइनल स्टेट, इनिशियल। सो आपके सिस्टम में इनिशियली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट मैन है और एक ऑब्जेक्ट प्लैंक है। तो ये जो आपका प्लैंक है, ये पॉइंट मास तो नहीं है। मैंने आपको एक थी, ये एल शेप लैमिना कराया था, 3 स्फेयर की प्रॉब्लम कराई थी। पहला स्टेप क्या होता है अगर आपको पॉइंट मास ना दिया हो? अगर आपको पॉइंट मास नहीं दिया है तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करते हो? आप प्लैंक को प्लैंक के सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करेंगे। इसे मैं यहां दे देता हूं, दिस इज C1। और मैन तो भाई पॉइंट मास ही मान लो, मैन का सेंटर ऑफ मास तो यही होगा। तो मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए प्लैंक प्लस मैन का। सिस्टम का मतलब है प्लैंक प्लस मैन का सेंटर ऑफ मास। तो भाई प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? सेंटर पर। ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2। मैन का सेंटर ऑफ मास एंड पर ही होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L। तो आप लिख सकते हो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का, दैट इज m1x1 प्लस m2x2 ओवर m1 प्लस m2। इनिशियली जो मिलेगा दैट्स m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। सो यहां जो m1 है, दैट m1 इज कैपिटल, प्लैंक का मास। प्लैंक का x कोऑर्डिनेट कहां पर है? C1 पर। x1 कितना हो गया? L/2। इसे ओरिजिन लिया हुआ। भाई दोबारा समझ लो, ये जो C1 है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं है, सिर्फ प्लैंक का है। आपको मैन प्लस प्लैंक का चाहिए, तो मैन प्लस प्लैंक के लिए आपने सारा का सारा प्लैंक का मास उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड माना। यही सिखाया था आपको मैंने एल शेप लैमिना। यस सर। तो यस सर। कैपिटल M, x1 is L/2।
मैन का मास इज स्मॉल है, x2 जो होगा दैट x2 इज m2 इज m एंड x2 इज m। तो आप लिख सकते हो कि इनिशियली यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, m1 कैपिटल M हो गया, x1 L/2 हो गया, m2 M हो गया, x2 L हो गया, डिवाइडेड बाय m प्लस। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है? सर जो हमने मैन का सेंटर ऑफ मास लिया है सर, वो मतलब लिया कहाँ है, एकदम उसके फुट पे लिया है? बिल्कुल मैन के ऊपर लिया, मैन को पॉइंट मास मान रहे हैं, मैन की कोई डायमेंशंस नहीं दी हुई सर है। तो फुट पे लेना अप्रोप्रिएट होगा ना? हाँ फुट पे ले ली, उसके सर फुट तक एक ही पोजीशन है। हाँ X2L के साथ था, दोबारा दोबारा बोलो। X2L के साथ था। x2 कैसे आया था? हाँ देखो ये ओरिजिन है, उसने कहा हुआ है कि जो मैन है वो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर खड़ा हुआ है। जब मैन एक्सट्रीम एंड पर है तो इस ओरिजिन से मैन तक का सेपरेशन कितना हो जाएगा? कैपिटल एल। ये ओरिजिन है ना, तो यहाँ तक का सेपरेशन क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ द प्लैंक व्हिच इज कैपिटल एल। और डाउट्स? अब्दुल्ला ऐसे सेंटर ऑफ मास ऐसे थोड़ा ना निकाल सकते हैं, दो अलग अलग चीज जगह हैं, दोनों को ऐड कर दो तो सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा? सेंटर ऑफ मास के लिए तो हमेशा ही यूज कर रहे हैं, कहीं भी हमने ऐड नहीं किया। दो अलग अलग बॉडीज हैं, उनके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल, टोटल मास नहीं निकालना, सेंटर ऑफ मास निकाल। कोई प्रॉब्लम नहीं अब्दुल्ला, तुम्हारा क्लियर हुआ? हम टोटल मास नहीं निकाल रहे, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल रहे, उनको ऐड कर कर मैं नहीं लिख सकता कुछ। चलिए अब किसी का डाउट या फाइनली देखिए, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जब मैन चलता है, अब्दुल जब ये मैन चलता है ऑन द प्लैंक, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा प्लैंक पर वो इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी? अब्दुल चलिए अब्दुल से कोई आंसर नहीं। नहीं अब्दुल्ला से नहीं पूछा, अब्दुल से पूछा। हाँ तो जब ये मैन प्लैंक पर चलेगा तो जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी वो सारी की सारी फोर्सेस कैसी आएंगी? इंटरनल फोर्सेस, सारी इन्वॉल्व फोर्सेस इंटरनल। सो ये प्लैंक का सेंटर ऑफ मास, ये मैन का सेंटर ऑफ मास। यहां कहीं मान लो दिस इज सी, दिस इज सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ये आपके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। अब जब ये मैन चलकर यहां आ जाएगा, यहां आ गया मैन, मैन चला इंटरनल फोर्सेस की वजह से, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही भाई, सिस्टम है ना, मैन और प्लैंक सिस्टम है। मैन प्लैंक पर और प्लैंक मैन पर जो फोर्सेस एक्सर्ट करेंगी वो इंटरनल होगी, इंटरनल की वजह से सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाता। मैन मूव कर गया, प्लैंक मूव कर गया, भाई कोई है ऐसा जो बताए मुझे कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा या नहीं करेगा? पूरी बैच में कोई स्टूडेंट है जो मुझे बताए कि यहाँ पर अगर मैन चलेगा तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करेगा। बस ये तीन लोगों का आंसर है, बाकी को तो फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। अब कैलकुलेट करते हैं भाई, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। सो ड्यू टू इंटरनल force position of center of mass will not change.
तो इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास जहां था एग्जैक्टली वहीं रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा। तो हम फाइनली सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन। तो देखो दोबारा से, m1 तो रही रहेगा कैपिटल M, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लैंक का सेंटर ऑफ मास है C1। भाई मेत्री बताओ, प्लैंक के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है, अब कितना हो गया? सर सेकंड वाले में जी फाइनल वाले में प्लैंक के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होता है? सर L माइनस एक्स। हर्षित मुझे बताओगे, ये प्लैंक का सेंटर ऑफ मास है C1, इसका सर L/2 + d मतलब x। हाँ भाई ये है ना ओरिजिन, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ही तो चाहिए, ये L/2 है, ये x है, x1 आ गया L/2 + x। इसी तरह से m2 जब आप लोगे, m2 क्या है मैन, स्मॉल है, जब आप x2 लेंगे तो x2 कितना हो जाएगा, मैन यहां पहुंच गया, मैन का कोऑर्डिनेट कितना है, ओरिजिन से कितना सेपरेशन है x, x2 is x। फाइनल पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास की। फिर मैं ले रहा हूं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2, m1 is capital M। स्पेस नहीं है यार, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो इसको यहां लिख रहा हूं। सो x फाइनल जो होगा ये होगा m इंटू एक्स प्लस L/2, क्योंकि मैन तो आगे चला गया, सेंटर ऑफ मास एटलीस्ट आपका प्लैंक तो मूव कर गया, प्लैंक के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो गई, m इंटू एक्स मैन भी मूव कर गया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज m प्लस n। लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन और सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन सेम। तो जरा इक्वेट कर लीजिए इसे और इसे इक्वेट करिए और बताइए मुझे एक्स कितना आ रहा है। चलिए खैसफुल का कुछ आंसर आ भी गया, कितना लिखिए मानसमन, आप कल भी गायब थे? नहीं सर मैं कल था। तुम कल थे क्लास में? चलिए खैर लिखिए, बाकी लोग लिखिए। भाई इन्हें इक्वेट कर दीजिए, बता दीजिए एक्स कितना आ रहा है। एक्स एल तो नहीं आ सकता, यस चेक करो, L/2 भी नहीं दिख रहा मुझे। सर हाँ ठीक है, था मैं x फाइनल माइनस x इनिशियल मतलब पोजीशन फाइनल और इनिशियल माइनस करके x से आएगा ना। नहीं नहीं, फाइनल और माइनस इनिशियल क्यों करोगे भाई, एक्स है क्या यहाँ पर गौरव, यहाँ जो हम एक्स यूज कर रहे हैं वो एक्स क्या है?
नहीं सर, मैं ये कह रहा था इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी और फाइनल पोजीशन में एक्स का फर्क आ गया, तो हम अगर दोनों को एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कर सकते हैं तो। ना भाई ना, आप किसकी पोजीशन में चेंज आया है? ये प्लैंक की ना। हाँ जी, और ये जो हमने एक्स इनिशियल निकाला है ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। अच्छा हाँ। सिस्टम का, प्लैंक का नहीं, सिस्टम का। गौरव, किसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया अभी हमने? हमने सिस्टम का सॉरी सर, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। देखिए, अगर हम इसे इक्वेट कर लें, तो अगर आप इक्वेट कर दो तो इनिशियल है m L/2 प्लस ml बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये आ गया m x प्लस L/2 प्लस mx बाय m प्लस m. So m plus m will cancel this m plus m. आपके पास बच जाएगा सिर्फ कैपिटल M L/2 प्लस m इंटू कैपिटल L is mx plus 2 plus m into this. So ml/2 will cancel this ml/2. So m into capital L आ गया, it's x कैपिटल M plus small. तो यहाँ से x आ गया, it's ml by m plus m. तो ये आंसर दिव्यांशी का ठीक है, मनस्विन का ठीक है, आमना ठीक है, अब्दुल्ला का गड़बड़ है, हर्षित का गड़बड़ है, मानसविन का सही है, गलत है, मानस जोशी, मानस का सही है, यश का सही था, शुरू में सबका गड़बड़ था, खेस्पल का सही, अंश का भी अब ठीक है, अंश और अंशिका दोनों का ठीक। चलो भाई, इतना लिख डालो। सुधांशु, बस एक न्यूमेरिकल मिस हुआ, एक न्यूमेरिकल, यही वाला न्यूमेरिकल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप लोग इतना लिख चुके हैं तो बताइए, इसको रब करते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सर जी हर्ष। सर सर हर्षित सर, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स में लगता तो सेंटर ऑफ मास, मतलब ये दोनों फाइनल और इनिशियल सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज कैसे होती? ऐसे होगी कि ये प्लैंक, ये जो पॉइंट है ना सेंटर ऑफ मास, दिख रहा है लाइन पर आ रहा है, जिससे अगर यहाँ चला जाता, ये आगे चला जाता। सर तो मतलब वो डिपेंड करेगा ना कि फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है। कितना भी आप हल्का सा भी मैं फोर्स लगा दूं तो ये तो शिफ्ट हो जाएगा। सर मतलब वो डिपेंड करेगा ना कि मतलब अगर अगर आप मतलब छोटा फोर्स लगाओगे तो कम डिस्प्लेस होगा, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा डिस्प्लेस होगा। कम या ज्यादा होगा वो बिल्कुल डिपेंड करेगा आपने फोर्स कितनी लगाई, लेकिन डिस्प्लेस जरूर होगा। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाता तो ये पूरा राइट में चला जाता, यस सर। मैन तो इधर नहीं आता एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास राइट में शिफ्ट हो जाता। कितना शिफ्ट होगा वो डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ फोर्स, लेकिन शिफ्ट जरूर होगा। और सर जो आपने ये लाइन ड्रॉ करी है वो मतलब दोनों पॉइंट सेम ही है ना? हाँ बिल्कुल, ये यही बता रही है कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह है, सेंटर ऑफ मास नहीं। भाई क्लियर हुआ है सबका? कोई डाउट है तो डिस्कस कीजिए। भाई अगर ऐसे ही सुनना है तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनिए, फिर तो रिकॉर्डेड लेक्चर ज़्यादा बेटर है कि अगर आपको कुछ पूछना ही नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं कि डाउट्स उठते हैं, एटलीस्ट साइंस वाले सब्जेक्ट्स में तो डाउट्स उठते ही उठते हैं, बिना डिस्कशन के हो ही नहीं सकता। सर अगर पिछले वाले क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता तो अब सेंटर ऑफ मास चेंज होता ना सिस्टम का? मास शिफ्ट हो जाता, बिल्कुल शिफ्ट हो जाता। सर ये हम दोनों बॉडीज के मोमेंटम इक्वल करके भी कर सकते हैं ना?
मोमेंटम के लिए यार तुम्हें डेटा मोमेंटम की टर्म्स में गिवन होना चाहिए, तुम्हें वेलोसिटी गिवन होनी चाहिए, और वहां से भी मोमेंटम इक्वेट कर कर यूजुअली वेलोसिटी ही आती है। यहाँ पोजीशन पूछ रहा है तो वो डेटा अलग तरह का होगा, वेलोसिटी देगा, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने के बाद पोजीशन आएगी। सो गिवन डेटा से आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर पोजीशन नहीं कैलकुलेट। अब्दुल्ला, फिर तो आपको पता होता है डिस्प्लेस कितना हो रहा है, बताता है कितनी एक्सटर्नल फोर्स है। अभी कोई क्वेश्चन आएगा मैं दिखा दूंगा आपको। सो ये तो एक न्यूमेरिकल था, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई कोई एक मुझे जरा याद दिला दो कि सेंटर ऑफ मास का कंजर्वेशन था क्या। आजकल मैं सुधांशु से ही कहता हूँ, सुधांशु जरा याद दिलाओ मुझे, सेंटर ऑफ मास के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस थी। सर एफ कंडीशन क्या थी सुधांशु सेंटर ऑफ मास के कंजर्व रहने की? एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं है। इसकी एप्लीकेशंस फर्स्ट देखिए। तो देखिए एप्लीकेशंस में मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, एप्लीकेशन जैसे मैं आपको करा रहा हूँ एज इट इज एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं आपको समझा के छोड़ दूंगा। वो थ्योरी में लिखवाने लगा तो मेरी आज की पूरी क्लास उसी में निकल जाएगी। जो मुझे बताना है वो मैं कल बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे पहली एप्लीकेशन आती है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एट रेस्ट। मतलब इसको डिटेल में लिखना ही आपका काम होगा। तो आपके पास एक बॉम्ब है, ये बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास है, बॉम्ब रेस्ट में। तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। ये बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ड्यू टू इंटरनल फोर्स। सर ये हो गया था। एक मिनट हो गया, तो जल्दी से लिख देता। बॉम्ब एक्सप्लोड करता है ड्यू टू इंटरनल फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास उसी जगह रहेगा। बॉम्ब के पार्टिकल्स कहीं भी जाएंगे, कितने भी पार्ट्स में बॉम्ब टूट सकता है, 2 3 4 कितना भी जाएगा। ये कुछ ऐसे जाएगा कि जब आप फाइनल मोमेंटम लोगे सेंटर ऑफ मास का, ये फर्स्ट पार्टिकल गया, इसका मोमेंटम p1, इस सेकंड का मोमेंटम p2, इस थर्ड का मोमेंटम p3। फाइनल मोमेंटम तो ऐसे निकालोगे ना इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम को ऐड कर, लेकिन इनको ऐड करने के बाद भी फाइनल मोमेंटम भी जीरो आएगा, क्योंकि इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो। तो ये पार्टिकल्स कुछ ऐसे जाएंगे कि सेंटर ऑफ मास बॉम्ब का अपनी जगह है, ये मूव एज अ फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे पार्टिकल राइट में ही चले जाए, कुछ राइट में जाएंगे, कुछ लेफ्ट में जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह। हर्षित अभी जरा मैं इसको करा दूं, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। भाई वो सेंटर ऑफ मास तो मैंने बार बार लिखा था कि प्लैंक प्लस मैन का सेंटर ऑफ मास था, उसको पोजीशन हम मेजर करते हैं। पोजीशन हम मेजर करते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन मैंने लिया था रिवर बैंक। आप कहीं और भी ओरिजिन ले लीजिए, अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही तो नहीं कर रही, ओरिजिन से तो नहीं चेंज। सर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो प्लैंक की सेम पोजीशन की बात हो रही थी या फिर ओरिजिन से बात हो रही थी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की। ये प्लैंक यहाँ था पहले, यस सर। करने की वजह से प्लैंक यहाँ चला गया। ये सेंटर ऑफ मास है प्लैंक प्लस मैन का, ये सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह रहा। अब इसकी पोजीशन तो मेजर करने के लिए कि ओरिजिन चाहिए होगा, तो वो ओरिजिन मैंने इसे माना हुआ।
सर यहाँ पे आप ये सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को कोई डिस्टेंस दे दीजिए, मतलब 5 मीटर 10 मीटर। सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को चलिए 5 मीटर दे दिया, तो यहाँ भी ये 5 मीटर। ओके सर। सो दैट्स फर्स्ट एप्लीकेशन कि जब आप इसे मूव कराओगे तो फिर अगर एक बॉम्ब रेस्ट में था, एक्सप्लोड हो जाता है, सारे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, कुछ ऐसे मूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। दैट्स फर्स्ट। लेकिन अगर यही बॉम्ब इनिशियली मोशन में था, डेफिनेट ट्रैजेक्टरी, ये बॉम्ब रेस्ट में नहीं था, ये बॉम्ब एक डेफिनेट ट्रैजेक्टरी पे मोशन में था। लाइक ये बॉम्ब ऐसे जा रहा था, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ऐसे जा रहा है बॉम्ब, ऐसे मोशन। अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करता तो इसका सेंटर ऑफ मास इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता, ये सेंटर ऑफ मास है बॉम्ब का। अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करता तो सेंटर ऑफ मास इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता। अब मुझे बताइए, अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया 3 पार्टिकल्स में, तो क्या सेंटर ऑफ मास की ट्रैजेक्टरी पे कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए सर। नो सर। बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन होगा वो एक्सप्लोजन होगा ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास की ट्रैजेक्टरी पर इफेक्ट नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पार्टिकल्स अलग अलग जाएंगे लेकिन उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अब भी उसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। तो सेंटर ऑफ मास will follow same trajectory, before and after collision, after explosion। इतना जल्दी से लिखो, आज मुझे रोटेशन का काफी पोर्शन कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी लिखो। सर हाँ सर इस बॉम्ब इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर जब जा रहा था उसके ऊपर एक्सेलरेशन था ना सर, बिल्कुल था, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा ना सर? सिस्टम का पार्ट मान लो उसे। क्या उस सर? फोर्स की वजह से ही तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज दिख रहा है। यस। तो वो जो चेंज आ रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो चेंज है। तो वो तो तो एक फिर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है ना सर, फिर सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल लग रहा है, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स बिफोर और आफ्टर एक्सप्लोजन दोनों में एक्ट कर रहा है। यस सर। लेकिन आफ्टर एक्सप्लोजन क्या कोई नई चीज एक्ट कर रही है? कोई नई फोर्स आफ्टर एक्सप्लोजन एक्ट कर रही है? नो सर। जब कोई नई फोर्स नहीं है तो ट्रैजेक्टरी में कोई चेंज आएगा? नहीं है सर, अगर एक्सटर्नल फोर्स पहले भी था तो फिर बाद में भी था तो फिर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन मोमेंटम दिख रहा है ना, ये ट्रैजेक्टरी शिफ्ट हो रही थी, यही एक्सटर्नल फोर्स की वजह से थी। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती तो ट्रैजेक्टरी कभी चेंज ही नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में जाता या रेस्ट में यस। पहले था। ओके सर। अब्दुल्ला, ये लास्ट टॉपिक था, सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया। अब इसके बाद आपको सर होमवर्क, लास्ट लाइन क्या लिखी है यहाँ पे? सेंटर ऑफ मास विल फॉलो सेम ट्रैजेक्टरी बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। यस सर। सर मैं एक बार एग्जिट करके वापस सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है। अब्दुल, अगर बॉम्ब एक साइड रखा हो, ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल एक ही साइड जाते हैं, पार्टिकल दूसरी साइड वॉल से जाएंगे जो शायद आपको दिखे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब एक ही साइड जाए, वॉल की तरफ जाएंगे, फिर वॉल से कोलाइड होने के बाद एक साइड। पार्टिकल्स हमेशा इस कंजर्वेशन को फॉलो करें। चलिए इसको फिर मैं रब कर देता हूँ। सो दैट वाज अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब आपका थोड़ा सा ना होमवर्क है, सर
जो मैं कल आप लोगों में से किसी भी एक की वीडियो ऑन करवा लूंगा और मुझसे कहूंगा एक्सप्लेन करो। दो सिस्टम है, एक है बाइनरी स्टार का सिस्टम, एक सिस्टम है बाइनरी स्टार का, और दूसरा सिस्टम है बाइनरी स्टार के बाद सन मून प्लस अर्थ सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जांपल्स हैं, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ, इतना लिखिए, रोटेशन स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन। बताइए। सर वो अगर वो जो इंसान था सर, मतलब वो तो वॉक करके गया, इफ सपोज वो दौड़ के आता तो? अब वो दौड़ के जाए, उड़ के जाए, कैसे भी जाए। सर नहीं, मतलब तो सेंटर ऑफ मास ज्यादा डिस्प्लेस होता ना, क्योंकि दौड़ने में तो मतलब अगर वो दौड़ के भी जाएगा तो कौन सी फोर्स अप्लाई करेगा? इंटरनल। सेंटर ऑफ मास के इंटरनल की वजह से शिफ्ट हुआ था? नहीं सर। तो कब हुआ? तुम ये कह सकते हो, अगर तुम मुझसे ये पूछते ना कि अच्छा अभी वेलोसिटी से पीछे जाएगा, वो वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, तो सर मैं एक बार आप वापस बोलेंगे सर, आपकी आवाज बीच में कट गई। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछते ना कि ये जो पीछे जा रहा है प्लैंक, दौड़ने की वजह से प्लैंक की वेलोसिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, तो मैं आपसे कहता है कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बट पोजीशन चेंज नहीं होगी। मतलब तब सेंटर ऑफ मास बाहर भी आ सकता है नहीं, सिस्टम। कभी नहीं हर्षित, इस चीज को लिख लो कहीं, जहां स्टडी टेबल हो उसके सामने लिख लो। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे, कुछ हो जाए, कैसा हो जाए, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा, वो नहीं हिलते थे। अब मैन चल के जाए दूसरे एंड तक, दौड़ के जाए, उड़ के जाए, वो जो फोर्स लगाएगा प्लैंक पर, वो कैसी, एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल फोर्स है। सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? हाँ सर। हाँ सर सॉरी, ना सर, ना सर, ना सर। हाँ सर। अच्छा बताओ, प्लैंक मूव करेगा? हाँ सर। प्लैंक ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, भागेगा ना तो प्लैंक ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह सिस्टम। हाँ जी, अब आगे बढ़ना है। फिर जब मतलब एक चीज पूछनी थी, फिर जब जो ये वाला केस है सेकंड वाला, अगर उसमें हम उस टाइम का लें जिस वक्त इस एक बॉम्ब को फेंका जा रहा है, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर होगा ना? बिल्कुल। तो उसी एक्सटर्नल, वही तो मैं खैसपल से डिस्कस कर रहा था, उसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से दिख रहा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये बिफोर एक्सप्लोजन की बात कर रहा हूं मैं। बिफोर एक्सप्लोजन भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज खुद हो सकता है या एक्सटर्नल फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए या फिर कोई वो कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए? हाँ, तो एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, जो फेंका होगा और ग्रेविटी होगी, वो एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन चेंज करे। लेकिन जब एक्सप्लोजन हुआ तो जो पहले से एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, उसके अलावा कोई और फोर्स ने एक्ट करना शुरू किया गया? नहीं सर। तो फिर जैसे पहले जा रहा था अब भी वैसे ही जाएगा, ट्रैजेक्टरी में कोई शिफ्ट नहीं है। मैं ये बता, ऐसा नहीं होगा कि एक्सप्लोड होने के बाद सेंटर ऑफ मास ऐसे चला जाए, सेंटर ऑफ मास वैसे ही जाएगा जैसे पहले, क्योंकि आफ्टर एक्सप्लोजन कोई चेंज नहीं है। और ऐसी चीज समझने का आसान तरीका ये होता है कि जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा था, भाई अर्थ फोर्स अप्लाई कर रहा था, अर्थ को सिस्टम का पार्ट ले लो। अब अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एक्सटर्नल है इंटरनल है? गौरव, इंटरनल होगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास की ट्रैजेक्टरी सेम रहेगी, चेंज में। अच्छा सर इसी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लागू होगा ना? किसमें? अभी वाला वो ट्रेजेक्टरी वाले में हाँ, नहीं लगेगा ना वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं लगेगा। नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का, हाँ मैं ये यस। इंस्टेंट पर लगेगा, कैस्पल हर इंस्टेंट पर लगेगा। मींस ये गई ना ट्रैजेक्टरी, तुम मैंने सर ये बॉम्ब ऐसे जा रहा था, ये यहाँ था इंस्टेंट t1 पर, दिस इज बिफोर एक्सप्लोजन एंड दिस इज आफ्टर एक्सप्लोजन। ऐसा एक्सप्लोजन हो गया t1 टाइम पर, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम वही होगा जो पहले था। हम इनिशियल और फाइनल कब लेते हैं? हम इनिशियल और फाइनल बिफोर और आफ्टर एक्सप्लोजन लेते हैं। ये टाइम t2 था,
बिफोर एक्सप्लोजन, और ये टाइम t2 था आफ्टर एक्सप्लोजन, क्या मोमेंटम में चेंज आएगा t2 टाइम पर बिफोर एंड आफ्टर? नो इस तरह से कंजर्व है। अगर आप कहो सारे टाइम के ऊपर, तो ऑब्वियसली पहले ही कंजर्व नहीं था, तो बाद में कैसे हो जाएगा? ऐसे यस एक एक इंस्टेंट पर कंजर्व रहेगा, ऐसे कंजर्व। ओके सो ट्रांसलेशन खत्म हुआ, नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशन दो पार्ट्स में आता है। एक रोटेशन की काइनेमेटिक्स है, दूसरा रोटेशन का डायनामिक्स। अच्छा, एक चीज और है, अगर किसी के साथ क्लास में ऐसा होता है कि कोई चैप्टर बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा होता, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आप बता दें। मेरा नंबर सबके पास है। उसकी वजह ये होती है कि उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, वो टॉपिक आपका या तो वीक है, या आपसे छूट गया था, या आप भूल गए। क्योंकि अब से हम जो कुछ भी करेंगे वो पिछले किसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो अगर कोई टॉपिक आपके बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वो जिस चैप्टर से लिंक्ड है, वो चैप्टर आपका साफ हो चुका है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे बताइए, फिर वो मैं देखूंगा कि मैं कैसे करा सकता हूँ आपको। लेकिन वो आपको बताना पड़ेगा, मतलब उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि निष्कर्ष बार बार कॉल करें हर बच्चे को। वो आपका काम। अब इतनी फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे बताइए, मैं उसको समझा दूंगा। लेकिन एटलीस्ट बताना पड़ेगा, इतनी फिक्र आपको खुद होनी चाहिए। सो रोटेशन मोशन में भी दो पार्ट्स हैं, काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स मैंने कभी डिस्कस किया था, तो बताएगा मुझे काइनेमेटिक्स का क्या मतलब होता है मैत्री? हाँ सर, काइनेमेटिक्स। तो मैं लिख दूं, यहाँ पर बहुत शोर हो रहा मैं बोल तो मैं सुन पा रहा हूँ, सुनाई आ रही है भाई, इतनी आवाज आ रही है तो ये भी आ जाएगा, एक लाइन में काइनेमेटिक्स आ जाएगा। है। सर, वी स्टडी इन काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन। अरे भाई, स्टडी ऑफ मोशन तो पूरी मैकेनिक्स है। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग कॉज। यस सर, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉज। सो देखिए, ये काइनेमेटिक्स बिल्कुल वैसी होगा जैसे चैप्टर नंबर 3 था आपका, और डायनामिक्स कॉज ऑफ मोशन, ये बिल्कुल वैसी होगा डायनामिक्स वाला पोर्शन जैसा आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था। इसे लिखो, मैं इसे रब करूंगा, और फिर हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे काइनेमेटिक्स वाइंड अप कर। सर वो क्या है विदाउट कंसिडरिंग? कॉज ऑफ मोशन। अब्दुल्ला, एक हाफ पूरा हो गया। चलिए, इसको फिर मैं रब करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट सर। एक लाइन लिखने में टाइम। डन सर। सो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। सो देखिए, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा रिवीजन आपका, सर्कुलर मोशन जो चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था, वो थोड़ा सा रिवाइज हो गया। जैसा एक टॉपिक आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Angular displacement is simply angle swept by radius vector. जी, angle swept by radius vector. So
अगर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, तो देखिए पहले रेडियस वेक्टर का ये डायरेक्शन है आर, फिर रेडियस वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया आर, और रेडियस वेक्टर जो एंगल कवर कर रहा है वो एंगल थीटा। रेडियस वेक्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, पोजीशन वेक्टर इज आर, और जो एंगल स्वेप कर रहा है वो एंगल थीटा, दैट थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर R1 पे आपने डायरेक्शन कहाँ ए की तरफ को दिया है? अवे फ्रॉम द सेंटर, ये आर का डायरेक्शन है, ये आर का डायरेक्शन। तो रेडियस वेक्टर ने जो भी एंगल स्वेप किया दैट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये ज्यादातर लोगों के लिए नया नहीं होना चाहिए, पूरा सर्कुलर मोशन आप बहुत डिटेल में कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4। ये बस रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं। जिसे एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर, इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट इज रेडियस। सो भाई स्ट्रेट लाइन मोशन में जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये उस डिस्प्लेसमेंट का एनालॉग है जिसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद द नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जैसे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, angular velocity is rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement. तो आप यहाँ पर ना एनालॉग पढ़ोगे। एनालॉग मीन्स कोई क्वांटिटी आपने स्ट्रेट लाइन में यूज करी थी, रोटेशन में उसके लिए क्या यूज करते। तो एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं डी थीटा ओवर डी। इसकी जो एसआई यूनिट होगी, its SI unit is radian per second. अच्छा, ये किसका एनालॉग है? स्ट्रेट लाइन में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी क्वांटिटी होती थी सुधांशु? जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी क्वांटिटी होती है? सुधांशु है क्लास में? जी सुधांशु, मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। स्ट्रेट लाइन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉग क्या था? क्या यूज करते थे स्ट्रेट? सुधांशु आपकी आवाज नहीं आ रही। अंशिका तुम बताओगी स्ट्रेट लाइन मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉग क्या था? अंशिका, स्ट्रेट लाइन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह हम कौन सी क्वांटिटी यूज करते थे? सुधांशु टाइप कर दो। भाई जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप मीटर में मेजर करते हैं, और स्ट्रेट लाइन में और रोटेशन में एंगुलर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मुझे जरा सा बताओ जानवी, एंगुलर वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन में एनालॉग क्या था? हाँ जानवी, स्ट्रेट लाइन में इसका एनालॉग क्या था? एंगुलर वेलोसिटी की जगह स्ट्रेट लाइन में क्या यूज किया करते थे? एनालॉग ऑफ लीनियर वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी होता है ना लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन में, जिसे आप स्ट्रेट लाइन मोशन में लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, रोटेशन में उसी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। जानवी आप ऑडिबल नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये एंगुलर वेलोसिटी है। इसके बाद द नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। सर एनालॉग क्या होता है? सर मैं ऑडिबल हूँ? आप ऑडिबल। एनालॉग का मतलब सिर्फ ये कि स्ट्रेट लाइन में हम कुछ यूज करते थे, उसी को जब रोटेशन में यूज करते हैं तो नाम बदल जाता है। जैसे स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी पढ़ा था जानवी? यस सर। अब जब बॉडी रोटेट करेगी तो हम वेलोसिटी ना यूज कर एंगुलर वेलोसिटी यूज करेंगे, तो वो एनालॉग हो गया। स्ट्रेट लाइन में एक्सीलरेशन पढ़ा था?
स्ट्रेट यस सर। में आओगे तो उसका एनालॉग पढ़ोगे विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज rate of change of angular velocity. Rate of change of angular velocity. Angular acceleration को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। बस जैसे आप यूज करते थे ओमेगा, ए यूज करते थे एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में, वैसे यहाँ पर अल्फा यूज। सो ओमेगा इज डी थीटा ओवर डी टी, अल्फा इज डी ओमेगा ओवर डी टी। एसआई यूनिट radian per second square. It is analog of linear acceleration. It is analog of linear acceleration. Alpha, Abdullah, alpha. ये लीनियर एक्सेलरेशन का एनालॉग, जो स्ट्रेट लाइन में लीनियर एक्सेलरेशन था उसकी जगह आप एंगुलर एक्सेलरेशन यूज करें। इसके बाद इक्वेशन देखिए। अच्छा इतना लिख लीजिए, इसको रब करते हैं, जल्दी से लिख लो, ये तो जस्ट रिवाइज कराया आप। सर हाँ, तो हम अल्फा को ये भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला, आप क्या पूछ रहे थे? दूसरे बैच में नहीं कराया, अभी नहीं कराया मैंने अब्दुल का। अच्छा आपको नहीं आता। अब्दुल इस संडे प्लान कर लेते हैं, आपको और जानवी दोनों को मैं डिफरेंशिएशन करा दूंगा। मैं निष्कर्ष से कह दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बस आज मैं निष्कर्ष के साथ बैठ के संडे की टाइमिंग डिस्कस करूँ। चलिए, आप लोग इतना लिख चुके हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये एग्जैक्टली उसका एनालॉग है। बस फर्क ये होगा कि जब आप इनिशियल वेलोसिटी यूज करते थे उसकी जगह आप इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट यूज करोगे। इसे आप कहोगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। जिसे आप फाइनल वेलोसिटी कहते थे उसकी जगह आप ओमेगा यूज करेंगे, इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जो एस डिस्प्लेसमेंट था उसकी जगह आप थीटा यूज करेंगे, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एक्सेलरेशन था उसकी जगह आप अल्फा यूज करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वो सारी इक्वेशंस चारों आप एज इट इज लिख सकते हैं। ये था v इज u प्लस at,
इसकी जगह जब आप रोटेशन में लिखोगे तो इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s, तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इट्स ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू थीटा। तीसरा होता था डी एन इज यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1, इसकी जगह आ जाएगा थीटा एन इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2n माइनस। अच्छा, इसे लिख लीजिए, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर, हालांकि सारे न्यूमेरिकल्स वैसे ही होते हैं जैसे आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में पढ़ा। इतना लिखिए। इतना लिखिए, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। भाई सबने लिख लिया? रब कर दूं इसको? 1 मिनट सर। 1 मिनट। हो गया? अब रब कर दूं इसको? चलो सब लिख चुके हैं। देखिए, एक बॉडी रोटेट कर रही है with some angular velocity omega, radius of the body is r, तो बॉडी की ना एक टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी भी होगी। तो ये जो लीनियर वेलोसिटी है v, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा r। लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा, लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होगा, इसे आप लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय। इसे और नोट कर लो, मैं सब रब करूंगा और अब न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस कॉन्सेप्ट। इतना जल्दी से लिखिए, रब करते हैं। सब लिख चुके होंगे ना? चलिए इसको रब करो। बेसिक सा एक न्यूमेरिकल है। The angular speed of a motor wheel स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
So क्वेश्चन है एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील is increased from 1200 RPM to 3120 RPM in 16 seconds. First part. What is angular acceleration? Second part. How many revolutions or rotation does the wheel make during this time? So how many rotations does the wheel make during this time? तो इतने टाइम में wheel कितने rotations complete कर ले? सर एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कंसीडर करना है. So देखिए जरा सीखिए इसको. Initial angular velocity है 1200 RPM. Final angular velocity है 3120 RPM. अब RPM समझ, RPM का क्या मतलब है? ओमेगा नॉट है 1200 RPM. RPM means rotation per minute. इसे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना. तो रोटेशन पर मिनट का मतलब हो गया 1200 रोटेशन डिवाइडेड बाय 1. ठीक है कैस्कल, कैस्कल का आंसर भी आ गया. जानवी मुझे बताओगी रोटेशन को एंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक रोटेशन में कितना एंगल होगा? 360 डिग्री सर. रेडियन में कितना हो जाएगा? रेडियन 2 पाई. 360 डिग्री मींस 2 पाई. 2 पाई. यस सर. रेडियन मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कीजिए. 60 सेकंड्स. ये कैंसिल हुआ, 620 आ गया. तो जो ओमेगा नॉट है वो ओमेगा नॉट है 40 पाई रेडियन पर सेकंड. So this is omega naught, which is 40 pi radian per second. Final जो angular velocity है, that is 3120 RPM. So RPM means rotation per minute. So 3120 into 2 pi by 60. चलो भाई माइनस का भी आंसर आ गया. तो 6 5s are 30, 6 2s are 12. So final angular velocity हो गई 52 into 2, so 4 और ये 10, 104 pi radian per second. So this is your omega naught and this is your omega, 104 pi radian per second. आपसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में? एंगुलर एक्सेलरेशन. इसे आप यूज कर लीजिए. ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओमेगा इज 104. अगर आप लोग ये प्राइवेट मैसेजेस की जगह ना ग्रुप में डाला करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा. एटलीस्ट बाकी लोग कंपेयर कर पाएंगे.